हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य का, जो कि हिंदी आपका जीईए का सब्जेक्ट है, और इसमें जो यूनिट थर्ड है आपकी, और उसमें से जो टॉपिक है भूषण, जो इनके बारे में साहित्यिक परिचय है, जो इनकी कविता आपके सिलेबस में दी हुई है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 को ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा अब मैं आपको ये बताना स्टार्ट करता हूं कि जो कवि भूषण है उनके बारे में थोड़ा सा उनका परिचय देख लेते हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर, एक टाइम आता है रीतिकाल का। तो उस टाइम पे जितने भी कवि हुए थे उसमें से भूषण जी का स्थान बहुत स्पेशल था। ठीक है, ज्यादातर कवि उस टाइम पे श्रृंगार रस की कविताएं और मतलब अतिशयोक्ति अलंकार का यूज करते हुए ज्यादातर कविताएं लिखते थे। तो ऐसा थोड़ा बहुत असर तो भूषण जी पे भी होता था, अतिशयोक्ति तो वो भी करते थे, बट वो ज्यादातर वीर रस की कविताएं लिखते थे, जिसमें एक शौर्य और एक बहादुरी और वो सब दिखता है। और इन्होंने जिनके लिए ये लिखते थे, जो इनके आश्रयदाता थे, वो थे छत्रसाल, महाराज शिवाजी, ऐसे ऐसे राजाओं के साथ ये रहे थे। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि इतना इनकी कविताओं के अंदर जो रस का यूज होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और बहुत सही तरीके से भाई, मतलब आप देखोगे ना, वीर रस की कविताएं तो इन्होंने बहुत ज्यादा लिखी हैं। ये इसका पूरा एक कंक्लूजन है। अब आप देखोगे, अगर भूषण जी को जो उनका जीवन था वो काफी लंबा था। 1613 में उनका जन्म हुआ था और 1715 में उनका देहांत हुआ था। और कुछ विद्वान मानते हैं कि 1682 में वो पैदा हुए थे। तो ये थोड़ा मतभेद चलता है। तो अगर इस स्थिति को मान लिया जाए, अगर भाई 1682 वाला अगर टाइम देखा जाए तो इन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया, लेकिन अगर 1613 से देखा जाए तो इनका तो काफी लंबा जीवन था। और ये मैं आपको बताऊं कि यह बात ठीक नहीं जान पड़ती। उन्होंने शिवाजी की प्रशंसा करी, यानी कि शिवाजी के लिए उन्होंने लिखा। फिर शिवाजी के पौत्र जो थे, संभाजी के पुत्र साहू जी के बारे में भी इन्होंने लिखा। तो एक लंबा जीवन होगा जब ही तो हो सकता है ना भाई। ये आप अगर पैदा ही 1682 में हो रहे हो तो आप इतने सारे लोगों के बारे में कैसे लिख लोगे। और भूषण जी ने अपने वंश और अपने जन्म स्थान के बारे में शिवराज भूषण में लिखा है, जो इन्हीं की एक कृति है। कानपुर के पास एक जगह है त्रिविक्रमपुर, जिसको तिकवामपर भी कहा जाता है। इस गांव के अंदर कान्यकुब्ज ब्राह्मण रतिनाथ के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। और तिकवामपुर यमुना तट पर बसा एक सुंदर गांव है, जो त्रिविक्रमपुर भी जिसे कहा जाता है। बहुत सुंदर सा एक गांव है। इसके अलावा भूषण के जीवन के बारे में जो भी सूचनाएं मिलती हैं, सारे अनुमान है भाई, कोई पक्का किसी को भी नहीं पता। और ये बहुत ही बड़ी विचित्र बात लगती है कि रीतिकाल के ज्यादातर कवियों के बारे में हमें सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन भूषण जी के बारे में नहीं मिलती उतनी ज्यादा। उनका नाम असली भूषण नहीं था भाई, रुद्र प्रताप सिंह नामक एक आश्रयदाता सामंत का दिया हुआ एक ये उनको नाम था। इनका नाम वास्तविक क्या था ये भी हमें नहीं पता। इनको ये एक उपाधि के तौर पर या पदवी के तौर पर नाम दिया गया था, भूषण, कविराज भूषण। ये भी किसने दिया था? रुद्र प्रताप सिंह नामक एक आश्रयदाता, जिनके लिए ये काम करते थे। ओके, सो असली नाम क्या है किसी को नहीं पता। एक अनुमान ये भी है कि एक बहुत फेमस कवि थे चिंतामणि और मतीराम, ये उनके भाई थे। और ये भी अनुमान लगाया जाता है कि रतिनाथ नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी के ये पुत्र थे। कुछ लोग रतिनाथ और रत्नाकर एक ही व्यक्ति के नाम मानते हैं। तो भाई बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास नामक 3 ग्रंथ नहीं मिलते जो इन्हीं के बनाए हुए समझे जाते हैं। ठीक है, और 3 ग्रंथ उनके नाम पर भी हैं। ये इनके ग्रंथों के बारे में लिखा हुआ है, जो जो इन्होंने लिखा है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, क्योंकि ये जो है ये इनके बारे में जो ग्रंथ मिलते हैं, देखो एग्जैक्ट नॉलेज तो किसी को भी नहीं है, बट जितना हमें पता चलता है उसके हिसाब से ये है इनके 3 जो मेन ग्रंथ है फेमस। और भूषण ग्रंथावली जो है, इसके संपादक है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उन्होंने छत्रसाल दशक को प्रमाणिक नहीं माना। ये कहते हैं छत्रसाल दशक जो है ना, ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो उनका हो। शिवा बावनी के भी कई छंदों को अप्रामाणिक माना है। इन्होंने कहा जो शिवा बावनी है, मैं इसको भी सही नहीं मानता कि ये भूषण जी ने लिखा है। तो इस तरीके से बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में उन्होंने लिखा क्या था। तो आप भूषण जी का साहित्यिक परिचय अगर देखें तो वो मुक्तक शैली में लिखते हैं, छंद मुक्त कविताएं होती हैं, अलंकारों का बहुत अच्छे से ये यूज करते हैं, कवित्व और सवैये का ये ज्यादातर यूज करते हैं। और बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी भाई, ये कवि भी थे और आचार्य भी थे, यानी कि बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। भूषण ने अपने काव्य की रचना जो भाषा में की वो ब्रज भाषा मानी जाती है। और वे सर्वप्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस में लिखा है, वरना ब्रज भाषा ज्यादातर श्रृंगार रस में लिखी जाती है, प्रेम की बात हो रही हो जहां पर, बट इन्होंने वीर रस का यूज करते हुए ब्रज भाषा को एक अलग रूप दिया।
और भूषण का हिंदी साहित्य में जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। वो वीर रस के सबसे बड़े कवि रह चुके हैं। रीतिकालीन कवियों में वो पहले कवि थे जिन्होंने हास विलास की जगह राष्ट्रीय भावना, देश के प्रति एक जागरूकता, ऐसी चीजों के ऊपर कविताएं लिखी है इन्होंने, ठीक है। और हिंदू समाज को वीरता का पाठ पढ़ाया इन्होंने, और ये इस तरीके से है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े इंसान है। अब इनकी कविता देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में है। तो ये है गरुड़ को दावा से लेकर दावा शिवराज को, ठीक है। ये आप देख सकते हो पूरी कविता की लाइनें लिखी हुई है। इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूं आपको। यहाँ पे लिखा है गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को। तो कवि भूषण कहते हैं जिस प्रकार नागों का जो समूह होता है, बहुत सारे नाग होते हैं, उन पर गरुड़ राज भारी पड़ते हैं क्योंकि गरुड़ खा जाता है भाई नाग को। जैसे हाथियों के समूह पर जंगल का राजा शेर भारी पड़ता है, ठीक है। जो हाथियों का समूह होता है उसके ऊपर क्या होता है, शेर भारी पड़ता है। वैसे ही पहाड़ों के समूह पर इंद्रराज भारी पड़ते हैं। जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर भगवान इंद्र, देवराज इंद्र भारी पड़ते हैं। पक्षियों के समूह पर बाज भारी पड़ता है, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो डरते हैं बाज से। ऐसे ही पृथ्वी और नव खंडों में फैले अंधेरे को सूर्य समाप्त कर देता है, यानी कि कितना भी अंधेरा हो सूर्य उसको खत्म कर देता है और अपनी शक्ति के बारे में दिखाता है। ऐसे ही पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भी राजे महाराजे हैं, जितने भी बादशाह हैं, उन सब पर शिवाजी महाराज भारी पड़ते हैं और शिवाजी ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये इसके अंदर बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें विशेष यही है कि ब्रजभाषा में लिखा गया है, कवित छंद का प्रयोग किया गया है, ये भाई ये कवित है, और ओज गुण का यूज किया गया है इसके अंदर। और शिवाजी के शौर्य के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है वो कितने शक्तिशाली हैं। अगला जो यहाँ पे काव्यांश है वो है सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। ये लाइन यहाँ से लेकर पारा पारा वार हुयो हलत है। अब इसमें देखते हैं क्या बताते हैं। कवि कहते हैं कि जब अत्यंत उत्साहित होकर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर शिवाजी की चतुरंगी सेना, ठीक है, जिसमें पैदल, अश्व, रथ, यानी कि पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ वाले सैनिक, हाथी वाले सैनिक, ये युद्ध जीतने के लिए जब चलते हैं ना, तो चलते समय नगाड़ों की जो ध्वनि इतनी तेज होती है कि चारों दिशाओं में वो आवाज जाती है जब सेना जाती है। हाथियों की कनपट्टी से बहने वाला मद, यानी कि जब हाथी बहुत ज्यादा उन्मत्त हो जाता है, तो जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो उसके कान से एक लिक्विड निकलता है। वो ऐसे निकलता है, मान लो कि जब बहुत ज्यादा हाथी जो है एक्साइटेड हो, ठीक है, नदी नालों की तरह वो कान में से लिक्विड जो है वो निकलता है। अब आगे है यहाँ पे, शिवाजी की विशाल सेना के चारों ओर फैल जाने के कारण संसार की गली गली में खलबली मच जाती है। जब शिवाजी चलते हैं, हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। तो एक चीज देखने को मिलेगी आपको, यहाँ अतिशयोक्ति का यूज हो रहा है, बढ़ा चढ़ाकर। पहाड़ कैसे उखड़ेगा भाई, ठीक है। विशाल सेना के चलने से धूल उड़ती है, जिसके कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी तारे जैसा लगता है, यानी कि जब सेना चलती है तो सूर्य भी छुप जाता है। समुद्र भी ऐसे हिलता है मानो थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, ठीक है। उसी तरह भूमंडल का समुद्र भी हिलने लगता है। तो इतना ज्यादा इसमें बता रखा है। तो शिवाजी की सेना के बारे में बता रखा है। जब सेना चलती है तो क्या होता है, चित्रात्मक शैली का यूज किया गया है। आप इसको मन में देख सकते हो कि कैसा लग रहा होगा जब सेना चलती है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि कंपेयर कर रखा है कि कैसे कैसे किसकी तरह होता है जब सेना चलती है। और कवित छंद का प्रयोग है इसके अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी में कवित छंद है, ये तो आप रख सकते हो। अगला देखते हैं क्या है। बाने पफ हराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लटकेस के, दल के दरारन ते कमट करारे फूटे, केरा के से पात बिहारे ने फरसेस के। अब देखें इसमें क्या है। कवि भूषण कहते हैं कि किस प्रकार शिवाजी की विशाल सेना के जो फहराते हुए झंडों को देखकर तथा हाथियों की कमर पर लटके घंटों की आवाज सुनकर जो शत्रुओं की सेनाएं वो एकदम युद्ध छोड़कर भागने को हो रहे हैं। और शिवाजी की सेना के चलने के कारण बड़े बड़े पहाड़ भी हिलने डुलने लगते हैं। गांव और नगरों के लोग पहाड़ों के खिसकने की आवाज सुनकर इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। शिवाजी की सेना के प्रभाव के कारण शत्रुओं की स्त्रियां जो है वो दौड़ती हुई सुरक्षित जगहों पर जा रही हैं, जिनके कारण उनके बंधे हुए बाल खुल गए हैं, उनकी लताएं खुल गई हैं, यानी कि सारे इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए हैं। कहने का मतलब है अपना होशो आवाज खो बैठी है वो। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी कछुए और शेषनाग के फन पर टिकी है। पर जब शिवाजी की विशाल सेना चलती है तो उसके दबाव के कारण कछुए की पीठ कमर फट गई है और शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान बिखर गए हैं। तो देख रहे हो आप शिवाजी के बारे में वर्णन करते हुए किस तरीके से इन्होंने बता रखा है। ये है तो शिवाजी की सेना वही सेम है भाई। इसमें आप सेम चीज जो पीछे लिखी थी वो आप लिख सकते हो, एज इट इज कॉपी पेस्ट चल जाएगा।
प्रेतिनी पिसाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपुस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूदर भयंकर से, जुत जुत जोगिनी जमाती जोरी आई है। किलकी के कुतूहल करती, काली डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आजू कहाँ चली, काहू पे शिवर नरेश भ्रुकुटी चढ़ाई है। अब इसमें है कि भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी की विशाल सेना को जाते देख पार्वती जी भी शिव जी से पूछ रही हैं कि आज आपकी टोली कहाँ जा रही है। शिवाजी की टोली में भूत प्रेत पिशाच राक्षस भैरव सभी होते हैं और वे कहती हैं लगता है कि आज फिर शिव नरेश ने किसी पर क्रोध किया है। पिशाच प्रेत निशाचर आदि सब प्रसन्न होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि अब युद्ध होगा, युद्ध में भीषण खून खराबा होगा, नरसंहार होगा और ऐसा होगा तो भूत प्रेत अपना पेट भरेंगे और इसलिए वो बहुत खुश हो रहे हैं और इसलिए वो बहुत खुश भी हैं और इसलिए भैरव भूत राक्षस और सभी एक साथ कहीं जा रहे हैं। इनकी हंसती हुई किलकारी मारती हुई डमरू बजाती हुई काली देवी भी इनके साथ जा रही है और ये सब दृश्य देखकर पार्वती जी कह रही हैं कि लगता है कि आज फिर शिव जी को किसी पर गुस्सा आ गया है और वे किसी पर आक्रमण करने जा रहे हैं, इसलिए शिवाजी के शत्रु का भयंकर संहार होने वाला है। और इस संहार के बारे में सोच सोचकर प्रेतनियां और पिशाचनियां भी खुश हो रही हैं, भूत भूतनियां। ये तो शिवाजी की सेना का प्रस्थान का दृश्य है, सेम वही विशेष आप इसमें भी लिख सकते हो। तो ये था, आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। फीडबैक जरूर लिखना भाई कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद जय